जय हिंद। परिस्थितियाँ खराब कितना भी क्यों ना हो, लेकिन खुद को पूरी आक्रामकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे आपको धक्का देना ही पड़ेगा। तब जा कर के कुछ आपको सफलता मिल पाता है, वरना लोग तो वैसे ही सोचने के लिए तो हर कोई सोच लेता है यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का कोटेशन क्या है कि शाश्वत नियम याद रखें कि यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ देना पड़ेगा, बिना दिए हुए आप कुछ पा नहीं सकते हैं। तो चलिए इसी जोश और इसी उमंग के साथ हम आज की शुरुआत करते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या बोला गया है, पहला ही क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक परमाणु है, ठीक है। तो परमाणु, एक मिनट रुक जाइए, ऐसे हो रहा है। अरे भाई ऐसे हो नहीं यार, काहे को टेंशन, बहुत तकलीफ देता है भाई। चलिए अब देखिएगा, एक परमाणु है और जब परमाणु की बात हम कर रहे हैं तो इसमें परमाणु में क्या होता है, जैसे में अब ये क्या है, परमाणु है। न्यूक्लियस में क्या होता है, तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो इसके चारों ओर कक्षा में क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। आपने जानता होगा कि कक्षा की संख्या अगर हमको निकालना है तो 2n² बराबर हम करते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन उसमें है, इससे तो आपको निकाल लेते हैं। तो कि हाँ, इसे तो हम निकाल लेते हैं कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसे हम निकाल लेते हैं। बट हमें ये बताना है, जैसे यहाँ तो हो गया। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे, तो कहे कि जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसका, प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो कहे कि गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। अगर बात करते हैं न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो कहे कि जेम्स चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। अब देखिएगा, अब यहाँ तो हो गया। अब ये इतना तो बात आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो कहे कि नेगेटिव। प्रोटॉन पर क्या होता है, तो कहे कि पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है, ठीक है। अगर बात कर देते हैं इसकी, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो मास होता है 9.1 गुने 10⁻31 kg होता है, ठीक है। अगर बात कर देते हैं प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो कहे कि 1.67 गुने 10⁻27 kg होता है, ठीक है। अगर बात कर देते हैं इसका, तो इसका 1.67 गुने 10⁻27 kg लगभग में होता है, दोनों इक्वल ही होता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ तो हमको कंप्लीट हो गया। अगर हम बात कर देते हैं ये नाभिक है, तो नाभिक में क्या होता है, तो देखिए नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, तो न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जी नहीं, इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर चक्कर लगाता है ना, केवल न्यूट्रॉन गलत। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यस बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि हेमाटाइट किसका अयस्क है। अब देखिएगा, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा हेमाटाइट की अगर बात कर देते हैं, तो देखिएगा इसका अयस्क की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अयस्क है किसका है, तो कहे कि लोहा का। तब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि अच्छा एक मिनट, क्या लोहा का सिर्फ इतना ही अयस्क है, तो नहीं और भी है। तो भाई कौन कौन है, तो देखिएगा लोहा की अगर बात कर देते हैं, तो लोहा का हम अयस्क की बात कर देते हैं, ठीक है। अब अयस्क कौन कौन इसके होते हैं, तो देखिएगा एक छोटा सा ट्रिक है, क्या, महलसी, ठीक है, छोटा सा महलसी। अब इससे आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। एक से क्या है, तो कहिए कि मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट है। फिर उसके बाद में क्या है, तो कहिए कि हेमेटाइट है, ठीक है, हेमेटाइट है। और फिर उसके बाद में क्या हो गया, ये मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, एक ठो महल सी और एक ठो सीडेराइट, सीडेराइट। ये क्या होता है, इसको एल से क्या बोलते हैं इसको, महल सी ध्यान में नहीं आ रहा अभी। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और एक ठो ध्यान में नहीं आ रहा अभी, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया। अगर बात कर लेते हैं इसका, ये सीसा का अयस्क क्या होता है, तो सीसा की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे सीसा का हम लिख लेते हैं, ठीक है। सीसा की अगर हम बात कर लेते हैं, तो सीसा का क्या होता है, तो सीसा का देखिएगा, सीसा का एक होता है गलेना, ठीक है। गलेना क्या होता है, अयस्क होता है सीसा का। और एक ठो क्या होता है, तो कहे कि सीरू साइट, इसका क्या होता है, तो कहे कि अयस्क होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर बात कर लेते हैं चांदी का, तो चांदी का तो पता ही आपको, अर्जेंटम होता है इसका। चांदी का क्या होता है, तो कहे कि अर्जेंटम इसका होता है, ठीक है। अच्छा, अब तांबा की बात आ जाता है, तो तांबा को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तांबा यानी अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, तो कॉपर बोलते हैं, ठीक है। इसके अयस्क की अगर हम बात कर देते हैं, तो इसका अयस्क देखिएगा, इसका अयस्क पूछा जाता है एग्जाम में, आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है, क्या होता है कॉपर का, क्यूपराइट, क्यूपराइट। फिर क्या होता है, तो देखिए एजूराइट, एजूराइट, ठीक है। क्यूपराइट, एजूराइट हो गया। और क्या हो गया, कैल्को, कैल्कोसाइट हो गया, ठीक है। चलिए तो इतना तक आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका तो आंसर तो मिल गया कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहा का अयस्क है, ठीक है।
चलिए आगे पे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो इसे मिटा देते हैं अब। इसका शायद जानते हैं, शायद लिमोनाइट होता है, लिमोनाइट। शायद में है मैं, ठीक है, लेकिन हम शायद में हैं, तो दिमाग से कभी कभी होता है कि उतर जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इसमें क्या बोला गया है कि अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है, यानी इनर्ट गैस की बात किया जा रहा है। तो कौन से ग्रुप में है, तो कहेगी 17वां ग्रुप में है, ठीक है, 18वां ग्रुप में है, अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस में कौन कौन आता है, तो एक छोटा सा ट्रिक बनाया था हमने, क्या कि हेने आबा, ठीक है, कारी और ऐसे रहा। ठीक है, कौन कौन हो गया, अब देखिएगा, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनॉन हो गया, और एक क्या हो गया, रेडॉन हो गया। अब जानते हैं एग्जाम में क्या पूछता है कि कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जो प्राकृतिक में, ठीक है, जो प्राकृतिक में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला, वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला, वायुमंडल में बात कर रहे हैं, ठीक है, वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला कौन है, तो कहिए कि रेडॉन है। ठीक है, सबसे कम मात्रा, सिंबल तो ऐसा दे दिया। अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और उठेगा, एक मिनट उठे, तो ये सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा कौन है वायुमंडल में पाने वाला सबसे ज्यादा, तो ये है आर्गन, है ना। ये क्या होता है कि कितना परसेंट, 0.93% क्या होता है, ये हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, यानी सब सर्वाधिक भी यही पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। ठीक है, सबसे कम ये तो पाया ही नहीं जाता है, ये तो पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, अगले पर देखते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अब निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, तो नियॉन है, तो बिल्कुल है, तो ये तो खत्म हो गया, ये तो है। हीलियम है, तो ये है, तो ये तो खत्म हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा है, तो कहीं कि नहीं। आर्गन देखिएगा तो दिखाई पड़ रहा है, तो आर्गन है, तो दिखने किए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे हाइड्रोजन की बात आ गया है, तो हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के होते हैं 3 समस्थानिक। तो मुझे कौन कौन, तो एक होता है प्रोटियम, ठीक है, और एक होता है ड्यूटेरियम, और एक होता है ट्राइटियम। ड्यूटेरियम और एक क्या होता है, तो ट्राइटियम होता है। ठीक है, तो इतना कम से कम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ट्राइटियम। ठीक है, जिसमें से ये वाला जो है, ये ट्राइटियम जो है, ये रेडियो सक्रियता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ये रेडियो सक्रिय है। ठीक है, रेडियो सक्रिय है कौन, तो ये ट्राइटियम है। ठीक, चलिए आगे क्या बोला गया कि निम्न में से कौन सा हास्य गैस है, आसान क्वेश्चन है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा इसका होगा, तो नाइट्रस ऑक्साइड। और एक ध्यान रखिएगा, ये नहीं नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो ऐसे लिखे ना, ये नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, तो कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो पहला ऑप्शन में ही दिया गया है, तो ये वाला, अब पहला ऑप्शन देखिएगा, आप मार करके निकाल जाएगा, बट ये गलत है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड ये होता है, N2O होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्या बोला गया है कि चिली सोडा, ठीक है, सोडा, ये साल्ट मीटर किसका समान नाम है, तो सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट का क्या होता है, इसको हम लोग चिली साल्ट पीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो चिली साल्ट पीटर इसी को बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, तो यानी अब देख लेते हैं सोडियम नाइट्रेट बिल्कुल है। तो लेकिन अगले पे देख लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट तो बिल्कुल नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट तो बिल्कुल नहीं, पोटेशियम नाइट्राइट है तो बिल्कुल नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्राइट है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सोडियम नाइट्राइट है, लेकिन होता क्या है, सोडियम नाइट्रेट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं, इसमें किण्वन समझते हैं, जैसे में शराब वगैरह बनता है, तो शराब वगैरह कैसे बनता है, तो देखिएगा सिंपल सी बात है, शराब वगैरह बनने का प्रोसेस क्या होता है कि जैसे में कोई चीज का फल वगैरह लिया है, तो फल वगैरह लेने के बाद में क्या क्या जाता है कि उसको किण्वन मतलब कि उसको सड़ाया गलाया जाता है। जो बैक्टीरिया जो छोटे वगैरह होते हैं ना, उसको क्या कर देते हैं कि अब जैसे में क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता है। इसमें अब जल है, तो जल से हम क्या करें, जैसे में 1 मिनट रुक जाइए, फिर हम समझाते हैं। जैसे में ये क्या है, आपका कोई टैंक हमने दिया, और इसमें जो छोटे जो क्या होते हैं कि हमने क्या किया, अब कोई फल वगैरह डाल दिया और इसको बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद में क्या हो जाता है कि जो कुछ दिन के बाद सड़ जाता है, तो सड़ने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। ठीक है, और इस किण्वन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कोई भूमिका नहीं होती है, तो इसको भैया आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और जब आपको ऑक्सीजन की कोई भूमिका नहीं रहेगी तो समझिए खत्म हो गया, बच गया क्या आपको, तो हाइड्रोजन बच गया। समझ गए, तो चलिए अब आंसर पर आते हैं, देखिएगा क्या हो जाएगा सर। क्या न्यूक्लियर, यह न्यूक्लियर अपशिष्ट। अच्छा आप बताइए, किण्वन में यानी कोई चीज सड़ाना गलाना है, तो उसमें न्यूक्लियर कहाँ से आ जाएगा, तो गलत है, खत्म कर दीजिए। यह कार्बनिक अपशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की पद्धति है। क्या मीथेन उत्पन्न होता है इससे, तो बिल्कुल गलत है।
या वायुमंडल में CO2? बिल्कुल नहीं। या अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की प्रवृत्ति है? बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कोई भूमिका नहीं होती है, जो जल वगैरह रहता है जो उसमें, फिर उसमें क्या बच जाता है, तो हाइड्रोजन ही बच जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या बोला, निम्न में से कौन सा एक जहर है? जहर मतलब समझते हैं, खाइएगा तो काम खत्म। तो क्या है, तो कहिए कि पोटेशियम साइनाइड की अगर हम बात कर देते हैं तो ये आपका क्या है, तो ये जहर है। इसको खाने से क्या होता है कि आदमी सीधा स्वर्गवास चला जाता है। जहर, स्वर्गवास नहीं कहते सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा बिल्कुल टाइम नहीं देना। क्या बोला गया कि सह संयोजन अणु का एक उदाहरण है? अब देखिएगा, सह संयोजन अणु तो हमने कल भी बताया था और आज भी बता देते हैं। देखिएगा, बॉन्ड की अगर बात कर देते हैं, एक होता है आयनिक बंधन, ठीक है, आयनिक बंधन, और एक क्या होता है, तो कहिए कि सह संयोजन बंधन होता है। ठीक है, अब जब सह संयोजन बंधन की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, देखिए सह संयोजन बंधन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की भैया साझेदारी इसमें होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आयनिक बंधन में, तो आयनिक बंधन में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, तो कि स्थानांतरण होता है, यानी ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब जब ट्रांसफर होता है, जिसमें अब नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल हम समझाते हैं। NaCl के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। NaCl के अगर हम एग्जाम्पल लिया तो सोडियम की अगर हम बात कर लेते हैं, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो कहिए कि 2 हो गया, 8 हो गया और 1 हो गया। अगर क्लोरीन की हम बात कर लेते हैं तो क्लोरीन का कितना होता है, तो 17 होता है, तो 17 के 2 हो गया, 8 हो गया और कितना हो गया, 7 हो गया। ये वाला क्लोरीन को हम देख रहे हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, अंतिम बाहरी कक्षा में कितना रहना चाहिए, कोई भी एलिमेंट है ना वो कहता है ना कि भैया हमको 8 इलेक्ट्रॉन दोगे ना तब हम ठीक ठाक से रहेंगे, अगर हमको 8 इलेक्ट्रॉन ना दोगे तो हम इधर उधर काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हर कोई हर एक यानी कहने का मतलब कि हर एक एलिमेंट यही कहता है, केवल हाइड्रोजन को छोड़ करके। ठीक है, अब देख लीजिए, अब यहाँ सोडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब इसको कहेगा कि भैया मेरे पास तो कुछ है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है, हमको 7 घट रहा है, अब तुमको 1 ही घट रहा है, क्लोरीन को 2 घट रहा है ना, तो भैया तुम ले लो, हम इंसान थोड़े नहीं है कि हम गद्दारी करेंगे, हम तुमको दे देते हैं। ठीक है, तो ये दे देता है, तो जब देता है उस पर क्या हो जाता है, तो कहिए पॉजिटिव, और जो लेता है उस पर क्या, नेगेटिव। तो ये हो गया, इसमें कौन सा बंधन है, तो कहिए कि आयनिक बंधन है। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, स्थानांतरण हो गया, स्थानांतरण करवा दिए। और ये किसके किसके बीच बनता है, तो कहिए कि देखिएगा, ये बनता जो है ना, ये बनता है सिर्फ और सिर्फ किसके बीच, तो कहिए कि धातु के बीच, और किसके बीच, तो अधातु के बीच। आप खुद देख करके देख लीजिए, सोडियम क्या है, तो कहिए कि एलिमेंट है, क्लोरीन क्या है, तो कहिए कि अधातु है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो समझ गया ना। इसकी बात कर लेते हैं, सहसंयोजन बंधन की बात कर लेते हैं। तो सहसंयोजन बंधन में क्या होता है, तो सहसंयोजन बंधन में की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें अधातु और अधातु के बीच बनता है, अधातु और किसके बीच, तो कहिए कि अधातु के बीच बनता है। ठीक है, अब दोनों की बात तो हो गया, अब देखिएगा। ठीक है, अब जब दोनों की बात हो गया यहाँ पे, तो कहिए कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, साझेदारी होता है। कैसे साझेदारी होता है, तो अभी हम दिखा देते हैं कि साझेदारी कैसे होता है। तो ठीक है, देखिएगा, चलिए हम क्लोरीन के ले लेते हैं, या क्लोरीन के ले लेते हैं, हाइड्रोजन के ले मीथिन के ले लेते हैं। ठीक है, चलिए हम मीथिन के ले लिया। ठीक है, अगर मीथिन के ले लेते हैं तो मीथिन की यानी बात आ गया यहाँ पे कार्बन का और हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का अभी हमने क्या बताया कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कहता है कि हमारे 2 गो में ही पेट भर जाएगा, यानी 2 गो इसको अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए तभी संतुष्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन कार्बन की अगर हम बात कर लेते हैं तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कहिए कि 6 होता है, तो 2 और 4, यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कहिए कि 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो चलिए 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, कोई दिक्कत और नहीं है। 4 गो हाइड्रोजन है तो चिपका दीजिए 4 गो हाइड्रोजन चारों तरफ। ठीक है, 4 गो चिपका दीजिए, और अभी हाइड्रोजन का एगो बॉन्ड हो गया। चलिए ठीक है, अब देखिएगा हाइड्रोजन का एगो बॉन्ड होगा ना, तो कि हाँ, अब देखिएगा हाइड्रोजन का तो खुद एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड कैसे होगा नहीं समझ में आ रहा है। अरे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 1 होता है, तो 1 लिखे तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही वो है, तो वही वाला 1 लिख दिया। ठीक है, अब हाइड्रोजन कहता है कि देखो भाई, हमको पास एगो तो है ये है, लेकिन हमको 2 गो चाहिए। ठीक है, तभी कुछ होगा। तो कार्बन भी कहता है कि भाई दोगे, कि बिल्कुल ले लो भाई, क्या दिक्कत है। तो अब ये कार्बन के पास जाता है, तो कार्बन को लेकर के ये संयोग कर लेता है। ठीक है, यानी स्टेबल ये हो गया। फिर ये वाला कार्बन ऐसे कहता है, तो ये भी संयोग हो गया, ये भी संयोग कर लिया, ये भी ऐसे कर लिया। ठीक है, यानी जितना भी जो था हाइड्रोजन वो सब को सब कर लिया। अब आता है कार्बन की बारी। कार्बन ही क्या हुआ था कि इसको भी अब कम पड़ गया बॉन्ड का। तो अब हाइड्रोजन को कह रहा है कि देखो भाई, हम तुमको मदद किए थे भाई समय पे, तुम मेरा मदद नहीं करोगे का, तो देखो भाई हम इंसान नहीं है भाई, हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे भाई।
तो अब ये क्या कर लिया कि अब इसको अपना अपना एगो इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करवा रहे थे। देखिएगा अब कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो गिन लीजिए 2 गो यहाँ पे, 2 गो यहाँ पे, 4 गो, 6 गो और 2 8 हो गया कि नहीं। तो ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, तो कहीं कि ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, ठीक है। जब साझेदारी हो रही है तो देख लीजिए, चलिए आगे देखिए। अब यही पे बोला गया, अब यही पे सहसंयोजन अणु का एक उदाहरण है। अब देखिएगा सोडियम क्लोराइड है यानी NaCl हमने लिखा, तो हमने क्या देखा कि ये जो सोडियम क्या है, तो कहिए कि धातु है, और क्लोरीन क्या है, तो ये अधातु है। धातु और अधातु के बीच में क्या होता है, आयनिक बंधन बनता है ना। हमें पूछा है का सहसंयोजन बंधन, तो क्या गलत है, तो देखिए हाँ गलत है। लेड क्लोराइड यानी लेड क्लोराइड की अगर बात करते हैं तो यहीं पे आप देख लीजिए कि लेड क्या है यानी सीसा क्या है, तो कहिए कि धातु है। और क्लोरीन क्या है, तो कहिए कि भैया ये तो क्या है, अधातु है। तो धातु और अधातु के बीच क्या होगा, धातु और अधातु के बीच में क्या होगा, तो कहेगी अरे भाई फिर तो वही बात है कि इसमें क्या हो जाएगा, तो आयनिक बंधन हो जाएगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा। आगे देखिएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर बात कर देते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेट्रा। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन तो ऐसे भी आपको पता है ना, टेट्रा क्लोराइड। ऐसे तो आपको पता है ना कि कार्बन जो है अधातु है, तो CCl4 होता है इसका। तो कार्बन भी अधातु, क्लोरीन भी देख रहे हैं कि अधातु, दोनों के दोनों अधातु। हम यहाँ पे लिखें कि अधातु अधातु के बीच में सहसंयोजन बंधन बनता है। अधातु और धातु के बीच में क्या होता है, सहसंयोजन बंधन बनता है। तो बस समझ में आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चेक करने की जरूरत है, ऐसे चेक करके देख लीजिए। पोटेशियम क्लोराइड की अगर देख लीजिए तो पोटेशियम क्या है, तो कहेगी ये धातु है, और क्लोराइड तो अधातु है। तो धातु और धातु के बीच में कौन आयनिक बंधन बनेगा, तो ये तो भी नहीं होगा, ठीक है। सभी अम्लों का साझा तत्व यानी सभी अम्लों में कौन से होते हैं, तो कहेगी हाइड्रोजन होता है। काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन भारी पूछे जाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या बोला गया कि टिकिया या कैप्सूल, इसमें टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई शीशियों को सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच रखा जाता है। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच। जैसे में क्या होता है ना कि आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगवाया है आपने मंगवाया, फ्लिपकार्ट या अमेजन वगैरह से कोई सामान मंगवाया है, तो देखिएगा उसमें क्या होता है ना कि जैसे में आपने कोई दवा वगैरह मेडिसिन वगैरह कुछ मंगाते हो, तो उसमें एक छोटा सा पाउच रहता है, ठीक है। वो पाउच का काम क्या है, आखिर क्यों देता है भाई पाउच, तो पाउच देता है ना कि जैसे में क्या है कि जो नमी जो है, जो वायुमंडल का जो नमी होता है, उस नमी को सोख लिया, उसके वजह से क्या होगा कि ताकि दवा तो खराब ना हो, ठीक है, इसलिए उस पाउच को दिया जाता है। समझ गए आगे, समझ में आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। आगे क्या बोला गया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, उदासीन, क्षारीय, अम्लीय, क्षारीय, ये उभयधर्मी, ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो देखिएगा अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, तो हम बात कर लेते हैं किसकी, तो कहिए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की। तो देखिएगा 2 गो चीज होता है, एक होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, आपको याद में रखिएगा, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और एक क्या होता है, तो जिंक ऑक्साइड। 2 गो की बात कर लेते हैं, एक होता है क्या, तो कहिए कि जिंक ऑक्साइड। ये दोनों के दोनों जो है, ये दोनों के दोनों जो है ये क्या होते हैं, तो कहिए कि ये आपको, ये दोनों के दोनों जो आपको होंगे, देखिएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड बता रहे हैं और फिर उसके बाद में क्या बता रहे हैं, जिंक ऑक्साइड बता रहे हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं, तो दोनों के दोनों आपको उभयधर्मी ही होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे, हाँ, 4 जारों में, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। 4 को जार आपने लिया, ठीक है, ऐसा, ऐसा और ऐसा और ऐसा, ठीक है। अब जब 4 को जार आपने लिया तो निम्नलिखित में से किस परीक्षण के द्वारा इन चारों गैसों की पहचान किया जा सकता है, यानी हम कैसे पता कर सकते हैं। 4 को जार लिया और हमको गैस को पहचान करना है, तो कैसे हम पहचान कर सकते हैं, आपको पता है कैसे पहचान कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो दिया गया है उस ऑप्शन के अनुसार हम लोग को काम करना है। गैस में जलता हुआ कागज डालकर, अब जार है इसमें, तो गैस में जलता हुआ कागज मान लें कि ठीक है, आपको कहने का मतलब क्या है कि कागज जलता हुआ हमने डाल दिया। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो कहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो जलता हुआ कागज है उसको बुझा देगा, तो ठीक है। ऑक्सीजन रहेगा तो जल जाएगा, तो कहिए कि हाँ जल जाएगा। हाइड्रोजन भी रहेगा तो जल जाएगा, तो कहिए कि बिल्कुल जल जाएगा।
और कहिएगा कि नाइट्रोजन भी रहेगा तो जल जाएगा। तो क्या इससे पता चल पा रहा है? दबाइए कि नहीं भैया, एक तो खाली छट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से तो छट रहा है, लेकिन और से तो सब तो जल ही रहा है ना, तो इससे तो पता नहीं चल पा रहा है, तो ये भी खत्म हो गया। गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर, तो जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डाल दीजिए, फिर वही वाला प्रोसेस यहाँ पे देखिए, तो क्या होगा, पता चल पाएगा? तो कि नहीं भैया, ये भी नहीं होगा, काम खत्म हो गया। चूने के पानी से गैस को गुजार कर, चूने के पानी से, तो चूने के पानी से गैस को गुजारिएगा तो कोई इसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान है। देखिएगा, परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या की बात किया गया है, और क्या बोला गया है? परमाणु संख्या, और फिर उसके बाद में क्या बोला गया है? परमाणु भार, दोनों के दोनों इक्वल हो, ठीक है। तो वो कौन सा? हाइड्रोजन तो एक ही है, बस हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक, परमाणु भार भी एक होता है इसका, ये तो जान देखते करते हैं। और अभी हमने बताया भी था हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आज काफी आसान आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, ठीक है, और ठीक लगे तो शेयर वगैरह कर दीजिएगा। और बस यही है कि समय को सोच समझ कर खर्च कीजिएगा, कहाँ पे खर्च करना है, तो ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर पूरी आक्रामकता के साथ बढ़िए। किसी से कोई हमदर्दी यहाँ पे इस दुनिया में नहीं होता है, अपने लक्ष्य को ही सब कुछ मान करके चलिए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।